वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आप सभी को पता है कि कुछ टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ ओकेजन था, उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर से यहाँ पर हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जैसे कि आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दी गई थी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 15 सितंबर। ठीक है, तो याद रखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो याद रखिएगा कुछ टाइम आप क्लासेस लीजिए। ठीक है, 1 से 2 घंटे आप ले सकते हो, या फिर जब आपका मन नहीं करे तब आप क्लासेस ले सकते हो। अदरवाइज़ केवल आपको याद रखिएगा बुक्स या नोट्स में ही पढ़ना है। ओके, और क्लासेस केवल वही लेनी है जो कि आपको अच्छी लगती हो, जिनसे आपको कुछ याद करने को मिले या फिर कुछ सीखने को मिले। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास अब बचा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए केवल क्लासेस वही लो जो कि आपको समझ आए, कुछ नया आपको सीखने को मिले। इसके अलावा आप नोट्स या किताबें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, उसमें आपको पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नकलची गेहूं का खरपतवार है। नकलची का मतलब होता है याद रखिए गेहूं के समान दिखता हो, गेहूं के समान दिखता हो। अब याद रखिए समान का मतलब ये नहीं है कि उसका जो प्राकृतिक रूप है या फिर आप डायरेक्ट देखोगे तो वो वैसे ही दिखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिए उसका बीज का लक्षण भी हो सकता है, उसका स्टेम भी हो सकता है, कोई सा भी ऐसा लक्षण है जो कि मैच करता हो। ठीक है, उसे हम नकलची की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पूछा गया गेहूं का, तो गेहूं में हम बता देंगे याद रखिए गेहूंसा। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो गेहूंसा का जो पूरा प्लांट है ये भी याद रखिए एक नकलची मतलब उसी के समान दिखाई देता है, बस कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि ये डिफरेंस की मैं बात करूँ तो नकलची गेहूँ, ठीक है, कौन सा होता है? गेहूंसा होता है, फेलेरिस माइनर जिसे हम बोलते हैं। तो याद रखिए जो गेहूंसा का जो टेस्ट वेट होता है ये केवल 2 ग्राम होता है, जबकि गेहूं का अगर हम बात करेंगे तो 45 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारे सिम्टम्स अलग होंगे, लेकिन याद रखिए इसके जो दिखावटीपन है वो दोनों ही समान होंगे। तो गेहूंसा क्या होता है? याद रखिए एक नकलची खरपतवार होता है। किसका होता है? गेहूँ का होता है। और गेहूंसा को याद रखिए कैनेरी ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, कैनेरी ग्रास के नाम से। इसके अलावा गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है वो फेलेरिस माइनर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो यहाँ पर पूछा है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था याद रखिए कोई सी भी फसल की आपको पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो याद रखिए मक्का की यहाँ पर बात की गई है, तो मक्का में याद रखिए जो नर पुष्प होता है, मक्का का जो नर पुष्प होता है उसे बोला जाता है टेसल, और टेसल आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है टेसलिंग। ठीक है, तो टेसलिंग याद रखिए क्रांतिक अवस्था होती है। किसकी होती है? मक्के की होती है। ओके, टेसल क्या होता है? मक्का का नर पुष्प को ही टेसल बोला जाता है। और अगर आपको पूछा था मादा पुष्प, तो मादा पुष्प जो मक्का का होता है उसे बोला जाता है सिल्क। क्या बोला जाता है? सिल्क बोला जाता है। और सिल्क आने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम सिल्किंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व पौधे में कीट एवं बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो वो होता है याद रखिए पोटेशियम। इसमें आपको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से याद रखना पड़ेगा कि जो याद रखिए कीट और बीमारियों के प्रति ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो कि याद रखिए पौधों में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो वो होता है याद रखिए पोटेशियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फास्फोरस, तो फास्फोरस याद रखिएगा रूट मतलब जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस सहायता करता है। अगर आपको पूछा था वानस्पतिक वृद्धि के लिए, तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन सहायता पैदा करता है। ठीक है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कार्य है इन तीनों के। याद रखिए पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, और जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देता है फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बोल्टिंग किसका दैहिक विकार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? याद रखिए बोल्टिंग। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जो पुष्प निकलते हैं, मान लीजिए कोई प्याज है, ठीक है, तो प्याज में जो पुष्प निकलेंगे वो झड़ जाएंगे, और वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बीज के लिए डंठल पैदा हो जाएगा। मतलब जो हमें उत्पादन चाहिए वो नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जगह डायरेक्ट याद रखा सीड के लिए स्टेम एक डंठल बन जाएगा। तो उस डंठल को ही बनने की क्रिया होती है, वो याद रखिए बोल्टिंग कहलाती है। और ये बोल्टिंग क्रिया मुख्यतः याद रखिए प्याज में देखी जाती है। समझ आ चुका है? याद रखिएगा कि जो फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं, और वहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाता है? याद रखिएगा एक डंठल पैदा हो जाता है। डंठल किसके लिए? बीज उत्पादन के लिए। जबकि हमें बीज उत्पादन करना ही नहीं, लेकिन फिर भी डंठल पैदा हो गया, तो इस डंठल बनने की प्रक्रिया को ही याद रखिए बोल्टिंग बोला जाता है। किस में देखी जाती है? प्याज में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है। अब यहाँ पर याद रखिए एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है परजीवी खरपतवार। परजीवी सबसे पहले होता है क्या, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो परजीवी का मतलब होता है याद रखिएगा कि
अपना स्वयं भोजन नहीं बनाता है। परजीवी का मतलब है अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि किसी दूसरे से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? किसी दूसरे प्लांट से प्राप्त करता है। मतलब कोई मान लीजिए कोई जीव है, ये अपना स्वयं भोजन नहीं तैयार करेगा, बल्कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए घर पर रहते हो, आप खाना नहीं बनाते, आपको पता है मम्मी खाना बनाएगी, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप तो घर पर तो आश्रित हो। अगर मान लीजिए इसी जगह आपको डायरेक्ट रख दिया जाए रूम वगैरह पर, तो अब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अलग कंडीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल परजीवी की। परजीवी का मतलब है अपना स्वयं पोषण तैयार नहीं करता, दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा वो क्या है, बताइए वो क्या होगा? परजीवी खरपतवार का याद रखिएगा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्लोज। क्लोज का मतलब कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्टाइगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्लोज याद रखिएगा, क्लोज, लोरेंथस मतलब कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्टाइगा, ये जितने भी एग्जाम्पल ये परजीवी खरपतवार के हैं। लेकिन अगर आपको पूछा था, याद रखिएगा जो क्लोज है ये किन फसलों पर आश्रित है। जैसे कि स्टाइगा की मैं बात करूँ तो मक्का, ज्वार आप ले सकते हो। ठीक है, ओरोबंकी की मैं बात करूँ तो सरसों, तंबाकू आप ले सकते हो। लोरेंथस की मैं बात करूँ तो लोरेंथस मुख्यतः आम में देखा जाता है, और जो कस्कुटा होता है याद रखिए ये रिंजका या बरसी में देखा जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिए। यहाँ पर अगर आपको पूछाता है कस्कुटा किस फसल का परजीवी खरपतवार है, तो आप बता सकते हो, याद रखिए रेंज का। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा संयुक्त खरपतवार है। तो याद रखिए संयुक्त खरपतवार की अगर मैं बात करूँ, जिसे हम जटिल खरपतवार संयुक्त उर्वरक की मैं बात करूँ या फिर जटिल उर्वरक की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इफ्को 2 है, ये आपका जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा कि टर्मिलाइन में बोरोन का प्रतिशत कितना होता है। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है कि टर्मिलिन या फिर टुरमेलाइन होता है, ये किसका अयस्क होता है। क्या पूछा जाएगा आपको सबसे पहले, किसका अयस्क होता है। तो अयस्क याद रखिए ये किसका होता है, बोरोन का होता है। किसका होता है, बोरोन का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए डोलोमाइट है, डोलोमाइट किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर वो एक्स्ट्रा आपको नहीं बताया जा रहा जो आपको एग्जाम में पूछा नहीं गया हो, बल्कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको याद रखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप भी तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, और यहाँ तक कि मैं भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम दूंगा। तो इस बात का आप टेंशन ना लें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, बल्कि याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी हमारे पॉइंट रहेंगे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए ही स्पेशली रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको गलत पढ़ा नहीं सकता, या फिर मैं भी खुद गलत नहीं पढ़ सकता। अगर जैसा मैं पढ़ूँगा आपको वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर मैं भी वह तैयारी कर रहा हूँ और आपको भी अगर वही तैयारी कराने की कोशिश करूँगा, तो कितना क्या आपको मिल सकता है जानकारी, या फिर कितना क्या नॉलेज आपको मिल सकता है इस क्लास से, या फिर जितनी भी हमारी क्लासेस लगती है उन क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे टर्मिलाइन, तो याद देखिए ये किसका अयस्क होता है, बोरोन का होता है। डोलोमाइट की अगर मैं बात करूँ तो डोलोमाइट याद देखिए मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें बोरोन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिए 10 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखिए 10%। कितना याद रखोगे कि टर्मिलाइन है, ये बोरोन का अयस्क होता है, इसमें बोरोन का जो प्रतिशत है ये कितने होता है, 10% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सही सुमेलित कौन सा है। चलिए 4 पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि पपीते का कुल कौन सा होता है। पपीते का याद रखिए कैरिकेसी कुल होता है। कौन सा कुल होता है, कैरिकेसी होता है। फालसा का टेलिएसी कुल होता है। आम का एनाकार्डियेसी होता है, और लीची का सेपिंडेंसी कुल होता है। ठीक है, याद रखिएगा रोजेसी तो रोज का होता है, कैरिकेसी किसका होता है, पपीता का होता है। फालसा टेलिएसी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सारे ही आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पपीते का कैरिकेसी होता है, फालसा का टेलिएसी होता है, आम का एनाकार्डियेसी होता है, लीची का सेपिंडेंसी कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वर्षा को मापा जाता है किस यंत्र की सहायता से। तो याद रखिए रेन गेज की सहायता से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, मीज़र किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा जैसे कि हाइड्रोमीटर आपको दे रखा है, हाइग्रोमीटर यहाँ पर आपको दे रखा है। तो जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से और वायु में आर्द्रता का जो आकलन किया जाता है
वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। हाइड्रा, हाइड्रा जहाँ पर याद रखिए आ चुका है, वो हाइड्रा का मतलब है जल, ठीक है, हाइड्रा का मतलब होता है जल। हाइग्रो, हाइग्रोमीटर का याद रखिएगा, जो आर्द्रता होती है, जो अपेक्षित आर्द्रता होती है, उसको मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सभी का याद रखिएगा। और इंस्ट्रूमेंट से आपको एक ही ना दो क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा आपको ये वाला टॉपिक, मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं उन सभी को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा खरपतवार का प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। तो बिल्कुल सर जी हमें पता है कि जो राइजोम से है वो प्रवर्धन किसका होता है? मोथे का होता है। किसका होता है? मोथे का जो प्रवर्धन होता है ये राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि हिरणखुरी है, जैसे कि जलकुंभी है, इनका जो प्रवर्धन है ये किससे होता है, आप भी बता सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्लास थी, क्योंकि आपकी बहुत टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो आज हम शॉर्ट क्लास रखेंगे। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हम 20 क्वेश्चंस की रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले और वो भी कम टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हो, जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अपनी स्टेटस है, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस है, टेलीग्राम पर आप शेयर कर सकते हो, बहुत सारी आपकी सोशल मीडिया है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि यहाँ पर याद रखिए जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।